संजीव चंदन जी, क्या मैं वही सवाल कि क्या मुझे गलत दिखा था या चुनाव ईमानदारी से हुए? आपकी राय में आपकी टिप्पणी क्या है संजीव भाई? सबसे पहले टिप्पणी करेंगे संजय जी कि आपने विष्णु की तरह कहा नरेंद्र मोदी जी को। तो सनातन धर्म में जो ये तीन प्रतीक हैं, विष्णु, शिव और ब्रह्मा, उसमें विष्णु सबसे बड़े छलिया प्रतीक हैं। मिथकों में उनकी जो पुराणों में जो कहानियां हैं उनकी, वो अपनी वो कृष्ण अवतार में रणछोड़ भी हो जाते हैं, तरह तरह का छल वो करते हैं। शिव जब कहते हैं तो वो पालन होता है, लेकिन विष्णु का नहीं होता। तो ये प्रधानमंत्री जो हैं, वो जगह जगह कई प्रकार की बात करते रहते हैं, इतिहास में घालमेल, और ये मुझे लगता है जानबूझकर भी कई बार, और कई बार अज्ञानता का प्रसंग होता है जो ये करते हैं। ये सच है कि भविष्यवाणियां यही नहीं, अमित शाह जी भी हर चुनाव में करते हैं, सीटों की भी भविष्यवाणी करते हैं कि इतनी सीटों के साथ हम जीतेंगे। जब मसला शासन का है, यदि यदि लोकतंत्र का है, तो लोकतंत्र का इकबाल सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपसे मांग हो रही है कि ईवीएम से चुनाव ना कराएं, बसपा की ये बड़ी पुरानी मांग है। मायावती जी ये जो कह रही हैं, और भी दल मांग करते रहे, मायावती जी ये कह रही हैं कि विचित्र, विश्वसनीय, और तो वो अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर रही हैं और ये इशारा कर रही हैं जो उनका ईवीएम वाला प्रसंग है। तो जब सारे विपक्षी दल लगभग ईवीएम से ना चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, तो एक चुनाव तो कम से कम आपको बैलेट से करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र टिकेगा इकबाल से, अन्यथा नहीं टिकेगा। जहां तक जो सवाल है कि ये क्या ईमानदारी से ये 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो कैसे इसको ईमानदार चुनाव कहा जा सकता है जब ईसीआई अलग अलग मसलों पे अलग अलग निर्णय ले। जब पनौती, जो कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री को नहीं कहा गया था, पनौती का संदर्भ दिया गया था, और आप शोकॉज कर देते हैं, और मूर्खों का सरदार पे आप शोकॉज नहीं करते। कल जो है तेलंगाना के डीजीपी सस्पेंड हो जाते हैं, और बालाघाट में सस्पेंशन के लिए आपको टाइम लगता है, प्रेशर बनाना पड़ता है। तो तमाम एजेंसियां इस तरीके से, ईडी, सीबीआई, सब मिलकर के यदि चुनाव लड़ते हो, तो वो ईमानदार चुनाव तो नहीं होता है। ईवीएम को लेकर के मैं इस राय पर हूं कि चुनाव ईवीएम के जरिए ना हो तो अच्छा है, लेकिन ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी आई थी, सबसे पहले तो जनसंघ के लोग ही लेकर आए थे बैलेट पेपर के खिलाफ, और वो कहते थे कि कांग्रेस को जो अखिलदा और सब पूरा यहाँ जो लोग बैठे हैं वरिष्ठ लोग, वो बताएंगे कि वो जो कांग्रेस के बैलेट पे जब स्याही पड़ती है, कुछ ऐसी स्याही लाई गई है, वो भी रसिया से, क्योंकि इंदिरा गांधी का रसिया से रिश्ता था। तो रसिया से ऐसा स्याही लाई गई है जो स्याही विपक्षी दलों के बैलेट से उड़ जाती है और कांग्रेस वाले पे टिक जाती है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आगे बढ़ाया गया लाल कृष्ण आडवाणी ने। हम सब जानते हैं कि जो किताब आई केएल नरसिम्हा, शायद उनकी किताब थी, लाल कृष्ण आडवाणी ने उसका लोकार्पण किया, वो ईवीएम के खिलाफ भी आई थी। तो ये तो थ्योरी है। अब ये थ्योरी के करियर भी आप ही थे, और अब आप सत्ता में हैं, दूसरे लोग इस पे बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं राशिद जी कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जब जनमत कह रहा है, एक बड़ा वर्ग, और आप भी कहते रहे, तो इसको करा लेने में कोई दिक्कत नहीं। पर्सनली मुझे कहिएगा तो मुझे लगता है ईवीएम से ज्यादा ऐसे चुनावों की हार का विश्लेषण होना चाहिए कि कहां हम चुके। और हम पत्रकारों को भी, जो आज आप संजय जी बात कर रहे हैं कि हम जिन लोगों से मिल रहे थे, इस लिहाज से हम जिस निष्कर्ष पे थे, उस निष्कर्ष से यदि अलग चुनाव परिणाम आया है, तो हमें भी थोड़ा शायद इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। शरद यादव जब मधेपुरा से चुनाव हार कर आए 2019 में, उस समय हम उनके पे किताब कर रहे थे, तो लंबी सीटिंग रहती थी उनके साथ। तो वो, मैंने पूछा उनसे कि ईवीएम, ऐसे वो ईवीएम के खिलाफ बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईवीएम से नहीं हारे। ईवीएम क्या होता है, उनका अपना स्टाइल होता था। उन्होंने एक वाक्य में खारिज कर दिया, पप्पू यादव वगैरह की और तमाम फिर बातें हुई। तो ये मैं निजी तौर पे भी मानता हूं कि ऐसी हार के बाद बसपा चूंकि एड्रेस करती है, तो अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करती है, पॉलिटिकल पार्टियां कार्यकर्ताओं को एड्रेस करती हैं, तो उनका मनोबल ना गिरे, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम सबको लगता है कि हार का एक कायदे से विश्लेषण होना चाहिए। और यदि ये आ रहे, ये जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ, कोई भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है, नहीं, एक विचारधारा है अडानी वगैरह का, वो छत्तीसगढ़ के जो तमाम संसाधन है उस पर किस तरीके से कब्जेदारी का प्रसंग है, ये तमाम चीजें जनता के बीच में, मान लिया कि आप दो चीजें टेस्ट टेस्ट हो रही थी।
एक तो हिंदुत्व टेस्ट हो रहा था, दूसरा सामाजिक न्याय की चीजें टेस्ट हो रही थी, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री भी ओबीसी थे छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, और दोनों के जो वेलफेयर प्रोग्राम थे वो भी टेस्ट हो रहे थे। सवाल है कि छत्तीसगढ़ का जो राज्य का या राजस्थान के जो अपने वेलफेयर प्रोग्राम है, वो जनता को एड्रेस नहीं कर पाते, और इनके दिल्ली के जो प्रोग्राम है वो कैसे एड्रेस कर लेते हैं। इस पर बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पेनिट्रेट करती है, कैसे आरएसएस के लोग पन्ना प्रमुख से लेकर के वो बूथ लेवल तक और तमाम जगहों पर कौन लोग हैं, कौन सा चेहरा है, कौन सा समूह है, और कांग्रेस किस प्रकार, कांग्रेस अभी वादा के फॉर्म में थी, कांग्रेस एक्ट नहीं कर रही थी, कांग्रेस के अपने संगठन के भी कई सारे सवाल हैं। तो इन चीजों पर यदि विचार होगा राजनीतिक दलों का द्वारा, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर विकल्प के तौर पे राजनीतिक तैयारी ये कर सकेंगे 2024 को लेकर के। ईवीएम या अन्य चीज, बाकी ईमानदारी के जो दूसरे प्रसंग हैं, जो संस्थानों की जो बेईमानियां हैं या जो संस्थानों का जो इस्तेमाल है, वो तो मामला है, उससे तो मैं सहमत होता हूँ, लेकिन सिर्फ ईवीएम की बात मुझे लगती है थोड़ी बेईमानी है। कांग्रेस के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब शायद ये लोग बैठे तो इंट्रोस्पेक्ट करें। उत्तर भारत में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जाति गणना की बात करेंगे और कर्नाटक का जाति गणना का जो रिपोर्ट है आप उसको जारी नहीं करेंगे। आप वादा कर रहे थे, एक यहाँ परफॉर्म हो रहा था बिहार में, और सिर्फ जाति गणना से क्या होना है? यदि डिस्कोर्स को बदलना है तो आरक्षण बढ़ा करके जो डिस्कोर्स हुआ वो डिस्कोर्स बदल देता। पक्ष विपक्ष अलग बात है, हम आप हो सकते हैं सहमत हो ना सहमत हो आरक्षण बढ़ाने को लेकर के, लेकिन हिंदुत्व के बरक्स समाज में एक दूसरी धारा, दूसरा प्रसंग, दूसरा मुद्दा भी जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जो बिहार में हो रहा है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से सारे मुद्दे छीन लिए। स्थिति है कि उसे सपोर्ट करना पड़ रहा है। तमाम जगहों पे गवर्नर फाइल पे बैठ जाते हैं, बिहार में फटाफट साइन हो जाता है, नीतीश जी फिर उसको फंसा देते हैं और 9th शेड्यूल में लेके जाते हैं। तो कांग्रेस को कुछ ऐसी चीजें करनी थी। दूसरा, आप बात सामाजिक न्याय की करेंगे, और संजय जी आप तो उत्तर प्रदेश में हैं, हम बिहार में हैं, बगल में झारखंड है, वहां एक जाति का आप अध्यक्ष बना देंगे, आपके तमाम जिलों में उसी जाति के अध्यक्ष बैठ जाएंगे, तो जनता के बीच में मैसेज गलत जाता है। ठीक और बात है, आपका जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में वो सपा से लड़ने लगता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैं आप सहमत हूँ एक प्रोग्राम तो संजय जी लॉन्ग टर्म होता है, वो 2024 के बाद तक का पार्टी का तो पुनर्गठन करिए ना, आपका हक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्षेत्रीय दल खत्म होंगे, ये तथ्य है, राजनीतिक तथ्य है जो दिख भी हाँ, रहा है। कर्नाटक ये इस पे अध्ययन संजीव जी करना चाहिए, जातियों का भी संतुलन बहुत जरूरी है। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से।